हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे विटामिन B12 और इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट दी फॉर्म्स ऑफ विटामिन B12। किस किस फॉर्म में विटामिन B12 हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और हमारी डाइट में प्रेजेंट होता है। जिसमें हमने देखा था मेजरली 4 फॉर्म ऐसी हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें स्टार्टिंग की कोबालामीन और हाइड्रोक्सोकोबालामीन ऐसी फॉर्म है जो हमारी डाइट में भी प्रेजेंट होती हैं। इनके अलावा जो मिथाइल कोबालामीन और आपका डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन है, ये हमारे एंट्रोसाइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होते हैं और यही दोनों फॉर्म एक्टिव फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग की 2 फॉर्म है कोबालामीन और हाइड्रोक्सोकोबालामीन फॉर्म B12 की, जो कि हमारी डाइट में होती हैं, ये क्या होती हैं, केवल ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज का काम करती है। इस फॉर्म में आपका विटामिन B12 हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में स्पेशली स्टोर हो सकता है। लेकिन जो हमारी एक्टिव फॉर्म है, जो कि अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा B12 जिनके थ्रू, वो कौन सी फॉर्म है, लास्ट की 2 फॉर्म है। कौन कौन सी, मिथाइल कोबालामीन और एडिनोसाइल कोबालामीन। अभी हम देखेंगे कैसे ये फॉर्म्स एक्ट करती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने सोर्स देख लिया था B12 का कि कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से हमें B12 मिल सकता है, जिसमें हमने देखा था मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन फूड में आपका B12 प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन वेजिटेरियन केवल पल्सेस हैं हमारी, जिसमें आपको विटामिन B12 मिल सकता है। इसके बाद हमने डेली रिक्वायरमेंट देखी थी कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के केस में कैसे हमारी B12 की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है, कितना रिक्वायर्ड होता है आपका। और उसके बाद हमने देखा था कि B12 का एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली कैसे होता है और किस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, पूरा डिटेल में हमने प्रोसेस देखा था। और आज हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन, कि आपका जो B12 एक बार अगर एब्जॉर्ब होके आपकी सेल्स के अंदर पहुंच गया, ठीक है, और कौन सी एक्टिव है, मैंने बताया 2 फॉर्म एक्टिव कौन कौन सी हैं। एक्टिव फॉर्म लिख लेते हैं हम, जो फंक्शन परफॉर्म करने वाली हैं एग्जैक्टली। पहली क्या है आपकी, मिथाइल कोबालामीन, और दूसरी फॉर्म कौन सी है आपकी 5-डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन CBL। ओके, ये 2 फॉर्म है जो एक्टिव फॉर्म है, यानी कि जो फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब हम देखेंगे इन दोनों के फंक्शन क्या हैं, ये किस तरीके से। अभी हमने देखा, मैंने आपको पहले बताया था कि ये DNA बनाती है, लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है B12, लिपिड सिंथेसिस में बेसिकली, RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साइनाइड पॉइजनिंग में हेल्प करता है। लेकिन अब हम एग्जैक्टली समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो विटामिन B12 है, ये दोनों फॉर्म्स जो मैं बोल रही हूँ, ये कोफैक्टर की तरह वर्क करती हैं। कोफैक्टर के आप पता है ना क्या होते हैं। कोफैक्टर आपके वो कंपोनेंट हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। बिना इनके एंजाइम की एक्टिविटी एक्सेलरेट नहीं होती है। ठीक है, तो कोफैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एंजाइम एक्टिविटी। तो कौन से ऐसे एंजाइम है जहां पे B12 कोफैक्टर की तरह वर्क करते हैं, और फिर देखेंगे कि हमारा लास्ट में रिएक्शन होती क्या है। तो 1 बाय 1 हम देख रहे हैं, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जब हमारा क्या होता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मैं बोलूंगी, और वो भी कौन सा, अभी हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। वो भी कौन से फैटी एसिड का, जिनमें ऑड कार्बन नंबर होते हैं। ठीक है, ऑड कार्बन नंबर मतलब 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, इतने ऐसे कार्बन नंबर होते हैं। उन फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के थ्रू एक कंपाउंड हमें मिलता है, वो क्या है, देखो, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम A। ये जो कंपाउंड है कहां से मिला, जब आपके ऑड कार्बन नंबर कंटेनिंग फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके आपको ये कंपाउंड मिलता है। ठीक हो गया। अब ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, देखो, ये कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनेट या सक्सिनाइल कोएंजाइम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, अब ये कन्वर्जन जो हो रहा है ना, यही फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में जो मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम A सक्सिनाइल कोएंजाइम A में बदलता है, उसके लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो कौन सा है आपका, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम A म्यूटेज। केवल म्यूटेज एंजाइम है, ठीक है, बाकी ये सेम रहेगा। इस म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है, और यहाँ पे इस एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे इसका कोफैक्टर कौन है आपका B12, और B12 का कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म, कौन सा 5-डीऑक्सी
एडिनोसिल कोबालामीन। समझ में आ रहा है? ये कोफैक्टर रहेगा तभी जाके ये एंजाइम वर्क करेगा और मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट होगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम में। रूप पता चल गया पहला यूज, ठीक है। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम का क्या होता है हमें पता है, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है अच्छे से, तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में या तो हमारी क्रेब्स साइकिल जिसे हम टीसीए साइकिल बोलते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है वहां चला जाएगा, वहां यूज हो जाता है, ठीक हो गया, जिसके थ्रू हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एटीपीज मिलते हैं ऑब्वियसली। या फिर ये हमारी हीम सिंथेसिस में यूज हो जाता है। हीम सिंथेसिस सबको पता है, आयरन का सोर्स है ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो हीम के फॉर्म में ही होता है ना, तो ये इसका फंक्शन है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का, ठीक हो गया। अब आप ये देखिए कि अगर ये B12 ना हो, यानी कि 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन ना हो, तो क्या मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा? या अगर ये कन्वर्जन नहीं हुआ, क्योंकि ये नहीं है इसका मतलब नहीं होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में नहीं बनेगा, तो क्या हमें टीसीए साइकिल के थ्रू एटीपी हमें मिल पाएगी? बताइए, मिलेगी एटीपी? नहीं मिलेगी ना, यानी कि एनर्जी नहीं मिल रही है। दूसरा जो हीम सिंथेसिस है क्या वो हो पाएगी? वो भी अफेक्ट होगी। हीम नहीं बनेगा यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, समझ रहे हो ना? तो क्या होगा? आरबीसी फॉर्मेशन में आपका क्या होगा? प्रॉब्लम होगी ना। आरबीसी के अंदर मेन कंपोनेंट कौन है? हीमोग्लोबिन ही तो है। जब हीम सिंथेसिस आपकी अफेक्ट होगी तो यानी कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आरबीसी फॉर्मेशन भी आपका अफेक्ट होगा, आरबीसी का फंक्शन आपका अफेक्ट होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी अफेक्ट होगी। समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा क्या फंक्शन है। ये तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड जो फंक्शन है हमारा विटामिन B12 का, ये इसी तरीके से जैसे इस एंजाइम के कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। एक और एंजाइम है जिसके कोफैक्टर की तरह B12 वर्क करता है, जिसको बोलते हैं हम मिथियोनिन सिंथेटेज एंजाइम, जो मिथियोनिन बनाने का काम करता है, जो कि एक अमीनो एसिड है। देखते हैं कैसे होता है। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो B12 है, ठीक है, कोफैक्टर की तरह वर्क जरूर करता है, लेकिन अकेले ये उस रिएक्शन को पूरी नहीं करा सकता है। इसमें इसको किसकी हेल्प चाहिए? फोलिक एसिड की जरूरत है, फोलेट की जरूरत है, यानी कि पूरी रिएक्शन में केवल B12 इन्वॉल्व ना होके फोलेट भी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे केवल क्या था? B12 का रोल था। इस कन्वर्जन में केवल B12 का रोल था, लेकिन अब जो सेकेंड रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं वहां पे B12 के साथ साथ फोलेट का भी बहुत बड़ा रोल है। बिना फोलेट के B12 कुछ नहीं कर पाएगा, बिना B12 के फोलेट भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों मिलजुल के ही ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन स्टार्ट। तो क्या होता है, देखो जनरली जब भी हम क्या करते हैं खाने में, क्योंकि फोलेट भी आपका ऐसा है जो आप डाइट के थ्रू लेते हो, हमारी बॉडी में फोलिक एसिड नहीं बनता है, हम डाइट के थ्रू ही लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखो जो हमारा फोलिक एसिड है ना, हमारी बॉडी में जो उसकी सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में जो फॉर्म प्रेजेंट है, मैं उसी को आपको बताती हूँ। तो सबसे ज्यादा जो हमारी फॉर्म प्रेजेंट होती है फोलेट की, वो होती है आपकी मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये मैं आप फोलिक एसिड पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी ये कैसे बनती है ये फॉर्म और क्या क्या होता है। तो हमारी बॉडी में जो अब फोलेट की फॉर्म जो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म नहीं है तो इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन सबसे ज्यादा यही फॉर्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, फिर ये कन्वर्ट होके एक्टिव में बदलती है, ठीक हो गया। तो जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये कन्वर्ट होता है अपनी एक्टिव फॉर्म में, जिसे क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं THF टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। जो इनएक्टिव फॉर्म थी वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप के हट जाने से इस फोलिक एसिड का क्या हुआ, एक्टिवेशन हो गया है। अब ये मिथाइल ग्रुप कहाँ गया? कहीं तो गया होगा। तो क्या होता है हमारा, जिस टाइम पे कन्वर्जन होता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसे कौन ले लेता है? आपका B12 ले लेता है। तो जो हमारा B12 है, और ये कौन सा B12 है, यहाँ पे कौन सा B12 है? ये मिथाइल कोबालामीन की अभी देखेंगे हम बात करते हैं। जो हमारा नेसेंट B12 है, अभी केवल कोबालामीन की मैं बात कर रही हूँ। तो जो ये B12 है ना, ये क्या करता है, इस मिथाइल ग्रुप को खुद ले लेता है और किस में बदल जाता है, मिथाइल कोबालामीन में, CBL, यानी कि मिथाइल B12 में लिख देती हूँ। समझ में आ रहा है? टेट्राहाइड्रोफोलेट को एक्टिव
होना था, इसमें मिथाइल ग्रुप था तो ये इनएक्टिव था। जैसे ही ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में बदला, इसने मिथाइल ग्रुप किसको डोनेट कर दिया, B12 को। B12 ने ये मिथाइल ग्रुप लिया तो फोलेट तो एक्टिवेट हो गया और ये B12 किस में बदल गया, मिथाइल B12 में बदल गया ना। जो ये मिथाइलेटेड B12 है वापस से क्या होगा, B12 में बदलेगा, और जब ये वापस से B12 में बदलेगा तो ये मिथाइल ग्रुप कहाँ जाएगा, समझ रहे हो इस चीज को। केवल क्या हो रहा है, आपका मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम टेट्रा, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट टू B12। B12 को मिथाइल ग्रुप मिला, ये मिथाइल B12 में कन्वर्ट हो गया। मिथाइलेटेड B12 वापस से जब B12 में बदलेगा तो क्या होगा, देखो आगे आगे ये होगा कि ये मिथाइल ग्रुप कौन ले लेगा, होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन हमारा अमीनो एसिड है, ये होमोसिस्टीन क्या करेगा, इस मिथाइल ग्रुप को खुद ले लेगा और किस में बदल जाएगा ये, जैसे ही होमोसिस्टीन को मिथाइल ग्रुप मिलेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मिथियोनिन। ये हमारा मिथियोनिन फाइनली बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा इस सिंथेसिस में, होमोसिस्टीन से जो हमारा मिथियोनिन बना है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है, मिथियोनिन सिंथेज या सिंथेडेज। मिथियोनिन सिंथेडेज एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में होमोसिस्टीन से क्या बन गया, मिथियोनिन बन गया। तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ, देखो फोलेट से, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से B12 को मिला, B12 ने किसको दे दिया, होमोसिस्टीन को दे दिया और बन गया फाइनली मिथियोनिन, ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये रिएक्शन केवल B12 पे डिपेंडेंट है, नहीं है ना। B12 हाँ कोफैक्टर की तरह वर्क कर रहा है, मिथाइल जो B12 है उसी की वजह से, जो मिथाइलेटेड B12 है, मिथाइलेटेड कोबलामीन है, इसी की वजह से क्या हुआ है, आपका होमोसिस्टीन से मिथियोनिन बना है। क्योंकि जब मिथाइल कोबलामीन जो है B12 में कन्वर्ट हुआ, कोबलामीन में कन्वर्ट हुआ, तो इसने अपने अंदर का मिथाइल ग्रुप किसको दिया, होमोसिस्टीन को। होमोसिस्टीन जैसे ही मिथाइल ग्रुप इसे मिला, किस में बदल गया, मिथियोनिन में बदल गया। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है, इससे आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी ना। ये जो मिथियोनिन है ये क्या करता है, आपका क्या बनाता है, सैम बनाता है। सैम पढ़ा हुआ है, अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो पढ़ा होगा। क्या होता है सैम, हाँ क्या होता है, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, ठीक है, सैम बन गया। और ये सैम वापस से कुछ रिएक्शन होती है जिनके थ्रू होमोसिस्टीन में बदल जाता है। ये पूरी साइक्लिंग होती है, ठीक है। यानी कि होमोसिस्टीन ने मिथाइल ग्रुप को लेके मिथियोनिन बनाया, मिथियोनिन ने फिर से रिएक्शन आगे बढ़ाई, ठीक है, कुछ ग्रुप ऐड हुए होंगे जिसकी वजह से क्या बन गया आपका, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। यहाँ पे एडिनोसाइल ग्रुप आपका जुड़ा, एडिनोसिन जुड़ गया है बेसिकली। तो एस एडिनोसाइल, इसको एडिनाइलेशन भी बोलते हैं, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन बन गया। अब ये रिएक्शन पूरी हो गई, ठीक है। वापस से एस एडिनोसाइल मिथियोनिन भी होमोसिस्टीन में बदल जाता है वाया सम एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्योंकि वो रिएक्शन अभी हमारे यूज की नहीं है तो हम वो डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये पूरी रिएक्शन होने से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। देखो, जो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बना, ठीक है, जब मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कैसा था, इनएक्टिव था, ठीक है। अब टेट्राहाइड्रोफोलेट बन गया, यानी कि एक्टिव फॉर्म हमें मिल गई है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो टेट्राहाइड्रोफोलेट, मैं पूरा फोलिक एसिड जब आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी किस तरीके से होता है, बट अभी समझ लीजिए कि जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये हमारे प्यूरीन और जो पायरिमिडीन बेस पेयर होते हैं डीएनए में, ठीक है, उनकी सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट है, इसी की हेल्प से हमारे प्यूरीन और पायरिमिडीन बेस पेयर सिंथेसाइज होते हैं। एडिनोसिन, थायमीन, ग्वानिन पढ़े हैं ना, साइटोसिन, वो इन्हीं से बनते हैं। तो देखो टीएचएफ ने क्या किया, टेट्राहाइड्रोफोलेट ने प्यूरीन पायरिमिडीन सिंथेसिस की, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये किसके लिए जरूरी है, हमारी डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी है। जो डीएनए है वो इसकी वजह से ही बनता है, ठीक है। और ये कन्वर्जन के लिए B12 जरूरी था क्योंकि इसका मिथाइल ग्रुप B12 ही लेगा, ठीक है। तो अगर B12 नहीं होगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, तो फाइनली डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, ध्यान में रखिए, ठीक है। और डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो कोई फायदा है, सेल कुछ फंक्शनल होगी नहीं होगी ना, क्लियर। इसके अलावा
देखो ये जो दिख रहा है आपको एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन जो बना है सैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है देखो, ये जो ये सैम है, पहली बात तो ये कैटेकोलामीन बनाने में हेल्प करता है। मैंने बताया था पहले पार्ट में कैटेकोलामीन सिंथेसिस, जो हमारे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन वगैरह हैं वो यहीं से बनते हैं। उसके लिए सैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बेसिकली मिथाइल ग्रुप डोनेट करने का काम करता है। जहाँ पे भी सैम आपका एंजाइम यूज हो रहा है वहाँ समझ लीजिए कि मिथाइलेशन होने वाला है। ये अपने अंदर से मिथाइल ग्रुप ही देगा, क्योंकि देखो इसके पास मिथाइल ग्रुप ही आया है। ठीक है, तो ये कैटेकोलामीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैटेकोलामीन हमारी बॉडी में कितने ज्यादा जरूरी है ये आप जानते हैं, पूरा पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, दूसरा ये सैम और क्या करता है, ये सैम क्या करता है, 1 मिनट, इसके फंक्शन यहां मैं बता देती हूँ। ओके, जो सैम था एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, एक तो इसने कैटेकोलामीन बनाया, दूसरा ये क्या करता है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। और फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस मैं बोल रही हूँ तो इसमें मैं एक एग्जांपल आपको जरूर दे देती हूँ। माइलिन शीथ, जो हमारी माइलिन शीथ है कहाँ पे होती है, जो हमारे न्यूरॉन पढ़ा है ना पूरा डिटेल में, न्यूरॉन के जो एक्सोन पार्ट होता है, एक्सोन के बाहर से आपकी फैट की लेयर होती है ना, शीथ होती है जिसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं, वो भी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। तो ये जो सैम है उस माइलिन शीथ को बनाने का भी काम करता है। और आप जानते हो ना माइलिन शीथ अगर नहीं होगी तो न्यूरॉन्स का क्या होगा बताइए। माइलिन शीथ की वजह से हमें क्या मिलता था, एडवांटेज क्या था कि जो नर्व इम्पल्स थी उनका कंडक्शन बहुत फास्ट होता था। अगर डीमाइलिनेशन होना स्टार्ट हो जाए, माइलिन शीथ बनेगी ही नहीं, तो जो न्यूरॉन की जो कंडक्टिंग एबिलिटी है वो भी क्या होगी आपकी, लॉस्ट हो जाएगी। यानी कि जो न्यूरोनल प्रॉब्लम फिर देखने को मिलेगी आपको। समझ में आ रहा है? तो न्यूरॉन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपका माइलिन शीथ जरूरी है और सैम उसे बनाने का काम करता है। तो अगर सैम नहीं रहेगा तो माइलिन शीथ भी नहीं बनेगी। समझ में आ गया एक फंक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके B12 के। तो आपने दोनों ही केस में देखा कि दोनों ही रिएक्शंस के थ्रू, पहली रिएक्शन के थ्रू आपका जो सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है विटामिन B12 की प्रेजेंस में, जहां विटामिन B12 कोफैक्टर की तरह वर्क कर रहा है इस एंजाइम के लिए, तो आपको एनर्जी भी मिल रही है, TCA साइकिल में जा रहा है क्योंकि ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में, प्लस आपकी हीम सिंथेसिस में आपको हेल्प मिल रही है, जो आपका हीमोग्लोबिन बेसिकली बन रहा है उसमें आपको हेल्प मिल रही है। दूसरी रिएक्शन के थ्रू आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहे हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनने की वजह से डीएनए सिंथेसिस हो रही है। जो ये मिथ्योनिन के थ्रू आपका जो सैम बन रहा है, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कैटेकोलामीन बन रही है हमारी बॉडी में, प्लस फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस हो रही है। यानी कि आपके जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं, क्योंकि हमारी आपको पता है हमारी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की ही मिलकर बनी हुई है, तो फॉस्फोलिपिड बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें स्पेसिफिक हमने मेंशन किया है माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ फॉर्मेशन, क्योंकि माइलिन शीथ खुद में लिपिड से ही बनी हुई है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है हमारे फंक्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या फंक्शन है विटामिन B12 के, कैसे कैसे काम करता है, कैसे आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, कैटेकोलामीन कैसे बनेगा आपकी नर्व ग्रोथ के लिए, या फिर नर्व इम्पल्स जो आपकी चल रही है उसके लिए कितना जरूरी है, डीएनए कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है B12 के फंक्शन है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। अगर सपोज किसी, एक बात ध्यान रखना, पहले तो बात करते हैं, चलो अगर किसी को B12 की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, विटामिन B12 किसी की बॉडी में बहुत कम है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं बताइए। चलिए, आपने सब पढ़ लिया B12 के बारे में। हो सकता है आप डाइट नहीं ले रहे हो प्रॉपर, क्योंकि हमें पता है कि वेजिटेरियन जो हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा पूरा वेज लेते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, B12 इतना ज़्यादा होता नहीं है, केवल पल्सेस हैं जिनमें आपका B12 प्रेजेंट होता है। उसके अलावा या तो आपने डाइट ही नहीं ले रहे हो, ठीक है, डाइट में आपका B12 कम है। दूसरा क्या हो सकता है, आप डाइट में प्रॉपर B12 ले रहे हो लेकिन आपकी इंटेस्टाइन, क्योंकि इलियम से आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, डिओडिनम में आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी को मान लीजिए इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया या फिर इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे एंट्रोसाइट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और आप जानते हो ना कि अगर इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, उसमें प्रेजेंट सेल डैमेज हो गई, तो क्या आपने जो विटामिन B12 लिया है खाने में वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, नहीं होगा ना। एब्जॉर्प्शन पूरा डिटेल में हमने किया हुआ है। तो ये दूसरा चीज हो सकता है। या फिर और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है,
परनीसियस अनीमिया। परनीसियस अनीमिया में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि B12 जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे कि इंट्रिंसिक फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 का कॉम्प्लेक्स जब बनता है तभी जाके एब्जॉर्ब होता है इंट्रोसाइट्स में और ब्लड में जाता है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो उससे क्या होगा, आपका B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना। तो क्या होता है परनीसियस अनीमिया में, बेसिकली होता क्या है, जो हमारी पैराइटल सेल हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बनने लगती है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपकी इम्यूनिटी खुद आपकी सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है। तो धीरे धीरे आपकी जो आपकी पैराइटल सेल है वो डैमेज होने लगेंगी। तो जब पैराइटल सेल ही नहीं है तो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से बनेगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो पैराइटल सेल का डैमेज होना ड्यू टू आर इम्यून सिस्टम, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है जो ये काम कर रहा है। तो क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा नहीं, जिसकी वजह से B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। और B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको पता है कि आपका आरबीसी फॉर्मेशन में कितना जरूरी है B12, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि किसी को परनीसियस अनीमिया हो गया, उसकी जो पैराइटल सेल है उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन रही है बॉडी में जो नहीं बननी चाहिए थी। तो ये रीजन हो सकते हैं आपके किसके, B12 की डेफिशिएंसी के, कि कौन कौन से आपके बेसिकली कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में B12 डेफिशिएंसी हो सकती है ना। अगर सपोज पहला वाला मैं लेके चल रही हूँ कि किसी को अगर एनीमिया हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि B12 कितना जरूरी है आपका क्या, ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि ब्लड सेल फॉर्मेशन मतलब अगर मैं आरबीसी की बात करूं, देखो हीमोग्लोबिन तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए भी आपका B12 रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ आपको सेल के अंदर डीएनए भी तो चाहिए, है ना। बिना डीएनए के आपको लगता है आरबीसी की ग्रोथ हो पाएगी, आरबीसी सर्वाइव कर पाएगी, नो ना। तो होता क्या है, जब ये चीजें होती हैं, अगर B12 की डेफिशिएंसी किसी के अंदर हो रही है तो होता क्या है, जो हमारी आरबीसी होती है ना, आरबीसी आपको पता है जब स्टार्टिंग में बनती है तो वो बहुत बड़े साइज की होती है, उसको हम बोलते हैं इमेच्योर आरबीसी। और धीरे धीरे क्या होता है, उसमें मैच्योरेशन होता है, मैच्योर होती है वो, और उसका साइज छोटा होता चला जाता है, पड़ा है ना। अब क्या होगा, क्योंकि B12 अवेलेबल नहीं है, B12 का काम ही है हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करना और साथ ही साथ आपके डीएनए को फॉर्म करना। तो आपको लगता है आरबीसी मैच्योर हो पाएगी, नहीं। तो आरबीसी बड़े साइज की रह जाएगी और उसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा होगा, आपका डीएनए आपका फॉर्म ही नहीं हुआ है। तो क्या इस टाइप का जब आपकी सिचुएशन बॉडी में आती है और इसकी वजह से जो अनीमिया होता है, क्योंकि आरबीसी अब डिसफंक्शनल है, ठीक है, कैसी है, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं हम मैक्रोसाइटिक मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। अब ये है क्या, ये B12 की डेफिशिएंसी से हो रहा है, मैक्रोसाइटिक मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। तो क्या होगा, मैंने बताया आरबीसी का साइज बड़ा रह जाएगा, मैक्रोसाइटिक मतलब वही होता है सेल का साइज बड़ा हो जाना, मेगैलोब्लास्टिक मतलब डीएनए डिसफंक्शनल हो चुका है, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलेट बना नहीं तो डीएनए सिंथेसिस हुई नहीं, बेस पेयर्स नहीं बने, तो आपका फाइनली क्या हुआ, डीएनए। मेगैलोब्लास्टिक मतलब डीएनए जिसमें डीएनए डिसफंक्शन को बताते हैं वो मेगैलोब्लास्टिक है आपका। अनीमिया मतलब ऑब्वियसली आपकी आरबीसी कम हो गया है काउंट। तो ये आपका इस टाइप का अनीमिया किसकी वजह से होता है, B12 की वजह से होता है। बट ये अनीमिया फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी होता है, बिकॉज हमने अभी देखा है कि केवल B12 ही नहीं है कि फोलिक एसिड भी है जो क्या कर रहा है, आपका डीएनए सिंथेसिस अगर हो रही है तो फोलिक एसिड के थ्रू हो रही है हालांकि, लेकिन B12 इसमें इन्वॉल्व है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आपका मैक्रोसाइटिक मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है, यानी कि डीएनए सिंथेसिस अगर नहीं हो रही है किसी भी आरबीसी के अंदर, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो B12 की वजह से ही है या फिर फोलिक एसिड की वजह से है, क्योंकि दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो अब बात आती है आप डायग्नोस कैसे करोगे कि ये जो मैक्रोसाइटिक मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया किसी इंसान को हुआ है वो B12 की कमी से है या फिर आपका फोलिक एसिड की कमी से है, ठीक है, फोलेट की कमी से है। तो उसको पता लगाने का तरीका बिल्कुल साफ यहीं पे आप समझ जाइए। देखो हमने क्या देखा कि B12 मेनली 2 रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। अगर देखो प्रॉब्लम B12 की हुई, अगर B12 की प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, देखो मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में सक्सेनाइल कोएंजाइम में नहीं बदल पाएगा, ठीक है। तो हमारे ब्लड में मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम का लेवल ज्यादा हो जाएगा,
ये इंडिकेशन है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको बता रही हूँ। अगर किसी भी इंसान के ब्लड में मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए का लेवल ज्यादा है तो समझ जाइए प्रॉब्लम क्या है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उस इंसान को, क्योंकि यहाँ पे केवल B12 ही इन्वॉल्व है, फोलिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया। वही दूसरी ओर अगर आप देखो इस रिएक्शन को समझो, तो अगर किसी भी इंसान के ब्लड में ये जो होमोसिस्टीन है, इस अमीनो एसिड का लेवल ज्यादा है, ठीक है, आपने ब्लड टेस्ट किया, आपने पूरा डायग्नोसिस की और आपने देखा कि होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा है वो हो सकता है कि B12 की कमी की वजह से हो सकता है वो फोलेट की कमी से हो, क्योंकि ये रिएक्शन के लिए दोनों ही जरूरी हैं। तो देखो इसके लेवल को चेक अगर करोगे तुम डायग्नोसिस के समय होमोसिस्टीन के लेवल को, तो यहाँ से तुम्हें क्लियर आंसर नहीं मिलेगा कि कमी किसकी है, B12 की डेफिशिएंसी है या फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर आप इसको चेक करोगे, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए के लेवल को चेक करोगे और आपको पता लगा कि भाई इसका लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप सीधे समझ जाइए कि जो हमारा ये B12 है इसकी डेफिशिएंसी है। समझ में आ रहा है? B12 की डेफिशिएंसी को आप कैसे पता लगाओगे? होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ना वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि फोलिक एसिड की प्रॉब्लम हो, फोलिक एसिड कम है, हो सकता है B12 कम है, दोनों में से कोई भी हो सकता है कारण, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके लेवल को चेक करते हो तो इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि हाँ B12 की डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया। और हमेशा ध्यान रखना आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे अगर किसी को ये एनीमिया है, तो ये चीज को पता लगाना। अगर सपोज किसी इंसान का आपने टेस्ट किया, डायग्नोसिस टेस्ट, उसमें मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए का लेवल भी ज्यादा आ रहा है, होमोसिस्टीन का लेवल भी ज्यादा आ रहा है, तो तब भी आप ये नहीं कह सकते कि केवल B12 ही है। हो सकता है कि होमोसिस्टीन का जो लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है फोलिक एसिड की कमी की वजह से भी आ रहा हो सकता है ना, क्योंकि ये तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ना मतलब हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो सकता है फोलिक एसिड की कमी हो सकता है दोनों की ही कमी है। तो ऐसे केस में हमेशा आप विटामिन B12 तो दोगे ही इंसान को, ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म में, साथ में आप फोलिक एसिड भी कॉम्बिनेशन में देते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, क्योंकि इस चीज को मेक श्योर करना कि हाँ ये कमी इसी की वजह से है बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये है आपका फंक्शन विटामिन B12 के। डायग्नोसिस हमने देख ली है, ठीक है, कारण देख लिए हमने B12 की डेफिशिएंसी के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, क्यों ये डेफिशिएंसी हो रही है। अब इसमें एक और पॉइंट, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कोई पॉइंट रह ना गया हो, मुझे लग रहा है एक चीज हमारी रह गई। यस, साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी को B12 की डेफिशिएंसी है तो आप कैसे पता लगाएंगे, क्या क्या साइन होंगे। सबसे पहले तो ये अनीमिया, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको देखने को मिलेगा। नमनेस और टिंगलिंग आपको फील होगी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि नर्व्स मैंने बताया था, ये नर्व्स के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि माइलिन शीथ अगर आपकी अफेक्ट हो रही है तो यानी कि नर्व कंडक्शन में प्रॉब्लम आने वाली है, तो बॉडी में जो आपकी ऑर्गन आपकी बॉडी है उसमें आपको नमनेस से फील होगी, टिंगलिंग टाइप आपको फील होगी। इसके अलावा आपका क्या होता है, आपके दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे डायरिया इसमें कॉमन है। साथ ही साथ क्योंकि आपका क्या हो रहा है, फॉस्फोलिपिड वगैरह सारे इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, तो हीलिंग प्रोसेस भी बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है। जो हीलिंग हो रही है, अगर चोट लग गई तो हीलिंग भी बहुत स्लो होगी। आइडेंटिफाई करने के लिए होमोसिस्टीन का लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, और होमोसिस्टीन के लेवल बढ़ने की वजह से एक और प्रॉब्लम आती है, मैं बता दूं आपको। होमोसिस्टीन क्या करता है, एंडोथीलियल डैमेज करता है, और एंडोथीलियम डैमेज होने की वजह से क्या होगा, पढ़ा है आपने, एंडोथीलियम अगर आपका डैमेज हो गया, ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग में जो एंडोथीलियम है अगर वो डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजाइना, ये सारे जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है, एंडोथीलियल डैमेज। एक बार अगर एंडोथीलियम डैमेज हो गया तो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आप जानते हो क्या होगा, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ब्लड फ्लो अगर ऑर्गन को नहीं मिल पा रहा है आगे आने वाले ऑर्गन को, तो उससे क्या होगा, उसका अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो ऑर्गन फेल हो सकता है। सो ये होमोसिस्टीन का आपका मेनली इशू है। इसके बाद यस,
मसल वीकनेस आ जाएगी, मूवमेंट बहुत ज़्यादा अनस्टेडी रहेंगे, क्योंकि अगर नर्व्स में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि देखो आप ना माइलिन शीथ के साथ गड़बड़ हो रही है, यानी कि नर्व कंडक्शन के साथ दिक्कत आ रही है, तो मूवमेंट वगैरह का इम्पेयर होना बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये हमारे साइन और सिम्टम्स हैं। अगर फोलिक एसिड को देखो तो उसके साथ ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कम होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट B12 के साथ ये सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये है ऑल अबाउट विटामिन B12, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को मिला के हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोलेट, जो कि थर्ड हिमैटोनिक्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बहुत सारा पार्ट हम अभी भी कवर कर चुके हैं, बट नेक्स्ट पार्ट में हम उसे और भी डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।